सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ 5 गलता लोहा, जिसके रचनाकार शेखर जोशी जी हैं, का अध्ययन करेंगे। शेखर जोशी नई कहानी के कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ मार्मिक चित्रण हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर यह पाठ कई प्रकार से टिप्पणी करता हुआ नजर आता है। इस कहानी को पढ़ते हुए हम देख पाते हैं कि निर्धन ब्राह्मण युवक, जो बहुत मेधावी है, किन परिस्थितियों के चलते किस मनोदशा तक पहुंच जाता है, जहां उसके लिए जाति पर अभिमान करना अर्थहीन हो जाता है और वह सामाजिक नियम कानूनों को, जो समाज ने जातिगत भेदभाव के आधार पर बनाए हैं, कि यह काम उस जाति को करना चाहिए और यह काम उस जाति को करना चाहिए, इन सब को एक तरफ रखकर धनराम के काम करने की जगह पर आकर बैठ जाता है। बैठ ही नहीं जाता है बच्चों, बल्कि अच्छा काम भी करता है। यहाँ मोहन का जो व्यक्तित्व है, वह जातिगत आधार पर जो झूठा भाईचारा बना है, उसकी जगह मेहनत करने वाले सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता हुआ नजर आता है। और पाठ के अंत में ऐसा लगता है जैसे लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, अर्थात जो समाज के बनाए गई रूढ़ियाँ थी, परंपरा थी, वो धीरे धीरे बदलने लगी। लोहा एक कठोर धातु है बच्चों, जिसे ऊंचे ताप पर रखकर गर्म करना पड़ता है और उस पर हथौड़े से कड़ी चोट करके उसे अपना मनचाहा रूप देना पड़ता है। बच्चों, यहाँ पर जो लोहा है, वह सामाजिक जातिगत भेदभाव के आधार पर बनी कठोर विचारधारा है, जिसे परिस्थितियों के ताप ने एक नया आकार लेने को मजबूर कर दिया है। इस तरह से यह शीर्षक एकदम सार्थक या सटीक है। बच्चों, कहानी के आरंभ में लेखक बता रहे हैं कि मोहन की मनोदशा ऐसी हो गई है कि अचानक उसके पैर शिल्पकार टोले अर्थात समूह की ओर मुड़ गए, जहाँ कामगार लोग रहते हैं। कामगार अर्थात जैसे छोटे छोटे कार्य करने वाले, अर्थात जो शिल्पकार होते हैं, वो वहाँ रहते हैं। उस टोले की तरफ जाना धनराम की वह अनुगूंज थी, जो वह कई दिनों से सुन रहा था। बच्चों, मोहन के पिता वंशीधर पुरोहिती का काम करते थे। पुरोहिती मतलब पुरोहित का काम करना या पंडित धर्म निभाना। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, परंतु अब वंशीधर बूढ़े हो चुके थे। वे व्रत उपवास भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया। वो मोहन को
सुनाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। रुद्री पाठ का आशय है बच्चों भगवान शंकर की पूजा के लिए मंत्र पढ़ना। बेटे मोहन ने ऐसा नहीं है कि उनका आशय ना समझा हो, किंतु उसने उसे अनसुना कर दिया, अर्थात कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन उसने पिता का भार हल्का करने के लिए, भार यानी जो घर गृहस्थी का जो बोझ उनके कंधे पर था उसे कम करने के लिए उसने हसुआ उठाया और उसकी तेज धार कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुँचा। हसुआ बच्चे दराती यानी जिससे हम घास फूस काटते हैं या फसल काटते हैं उसे हम हसुआ कहते हैं। वह चाहता था कि हसुए से खेती का कुछ काम शुरू कर ले। बच्चों धनराम मोहन का सहपाठी रह चुका था। मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठकर धनराम का काम देखने लगता है। अचानक ही दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की बात याद आ जाती है और वे हंस हंस कर उन्हें याद करने लगते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह जी का मोहन को प्यार करना, उसी कक्षा का मॉनिटर बनाना, उसके हाथों कमज़ोर लड़कों को सजा दिलवाना, मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करना, यहाँ तक कि एक बार धनराम ने भी अपने मित्र मोहन के हाथों दंड पाया, अपने कान खिंचवाए। धनराम का गणित में नालायक होना, मास्टर जी से डंडे से पिटना, सब बातें याद आने लगी। एक बार धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ, क्योंकि धनराम एक सामान्य बुद्धि वाला बालक था, इसलिए मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख सका। तब त्रिलोक सिंह जी ने उसे व्यंग्य से कहा। कई बार आपने देखा बच्चे कि अध्यापक या अध्यापिकाएं जो है बच्चे को कुछ कह देती हैं, लेकिन वो कहना गलत होता है। लेकिन यहाँ पर त्रिलोक सिंह जी उसे व्यंग्य में कहते हैं, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। अर्थात तू लोहार का बेटा है और तू लोहार का ही काम करेगा, तू विद्या नहीं सीख सकता, अर्थात तू पढ़ लिख नहीं सकता। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरातियाँ अर्थात हसुआ धार लगाने के लिए दे दी। तभी से वह पिता गंगाराम के साथ धोकनी फूकने, धोकनी बच्चे जो भट्टी में आग जलाई जाती है उसको और तेज करने के लिए बाँस या लोहे की नली से जो है फूंक मारकर जो है उसको और तेज किया जाता है, उसे धोकनी कहा जाता है। धोकनी फूंकने और घन चलाने का काम करने लग गया। पर यहाँ भी जब वह काम ठीक से नहीं करता था तो अपने पिता से उसे डांट खानी पड़ती और साथ में पिटाई भी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि गंगाराम चल बसे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई और धनराम उनकी जगह लोहार का काम करने लग गए। मोहन मेधावी छात्र था, इसलिए प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति मिल गई। इससे खुश होकर उसके पिता ने सोचा कि उसे वह पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन बच्चों आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कूल बहुत ही दूर था, लेकिन फिर भी उसके पिता ने उसे स्कूल भेजा। स्कूल गांव से 4 मील दूर था, रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी। फिर भी मोहन स्कूल जाता। जब वह थका मांदा यानी बहुत थक कर घर वापस आता तो उसके पिताजी उसका उत्साह बढ़ाने के लिए विद्या
व्यसनी बालकों का उदाहरण देते। विद्या व्यसनी बच्चों, विद्या पाने की ललक रखने वाले, ऐसे बच्चों के उदाहरण देते जिससे मोहन के मन में उत्साह पैदा हो जाए। एक दिन जब मोहन नदी पार कर रहा था तो अचानक नदी का पानी बढ़ गया। उसके साथ जो कुछ घसियारे थे वह जैसे तैसे सुरक्षित पहुंच गए, परंतु उस दिन से मोहन के पिताजी डर गए और उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों रमेश नामक एक युवक लखनऊ से गांव आया हुआ था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के बारे में उसके सामने चिंता प्रकट की, तो रमेश ने उनके साथ सहानुभूति दिखाई और कहा कि वह मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे। रमेश ने कहा कि जहाँ घर में 4 प्राणी रहते हैं वहाँ 5वां यह मोहन भी रह लेगा और बड़े शहर में रहकर उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। वंशीधर जी को ऐसा लगा जैसे रमेश के रूप में उन्हें भगवान मिल गए हों। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया, परंतु लखनऊ में मोहन सहमा सहमा रहा। उसने नौकरों की तरह काम किया। कभी रमेश ने अपने आस पड़ोस में यह नहीं बताया कि वह भी उनके घर का ही एक सदस्य है। मोहन रमेश के घर का तो काम करता ही, साथ में आस पड़ोस की महिलाओं का भी काम करता, जैसे बाजार से दूध ला देना, सब्जी ला देना, दाल ला देना। इस तरह के काम जो है रमेश करता रहा और बहुत कहने पर जो है कुछ दिनों के बाद रमेश ने उसे एक साधारण से स्कूल में डाल दिया। घर के कामों के बोझ के कारण वह जैसे तैसे पास होता रहा। बच्चों, जो एक बच्चा गांव में बहुत ही मेधावी अर्थात बहुत ही कुशार्ग बुद्धि, बहुत होशियार था, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था, आज वह बस मुश्किल से पास ही हो पाता। गर्मियों की छुट्टियों में भी रमेश उसे लखनऊ में ही रख लेते और गांव में आकर वंशीधर जी को कहते कि वो अगली कक्षा की पढ़ाई कर रहा है। अगर रमेश उसे गांव ले आते तो उनकी घर गृहस्थी सुविधा से कैसे चलती। मोहन ने हर परिस्थिति में समझौता करना सीख लिया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर पिताजी को सच्चाई का पता चला तो वो बहुत ही दुखी होंगे। इसलिए बच्चों, कभी भी मोहन ने यह नहीं बताया कि रमेश के घर में उसे नौकरों की तरह रखा जाता है और अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता। 8वीं कक्षा तो जैसे तैसे मोहन ने पास कर ली, लेकिन 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया। उसे कहा कि BA MA करने के बाद बहुत सारे लोग जो है बेकार घूमते रहते हैं, तुम्हें किसी तकनीकी स्कूल में दाखला ले लेना चाहिए ताकि जो है तुम अपना कुछ काम कर सको या तुम्हें कोई नौकरी मिल सके। अतः उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। तकनीकी स्कूल में भी भर्ती होने पर रमेश की दिनचर्या पहले जैसी रही। जैसे वे पहले रमेश के घर का काम करता था और आसपास की महिलाओं का काम करता था, वैसे ही वह काम करता रहा। 1.5-2 साल बाद वह पूरी तरह बेकार हो गया और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। बच्चों, इसे कहते हैं परिस्थितियाँ, कि कभी जो बच्चा गांव का एक मेधावी छात्र होता था, आज वह
बिल्कुल बेकार हो गया और फैक्ट्रियों के जो है चक्कर लगा रहा है काम के लिए। वंशीधर हर किसी को मोहन के बारे में यही बताते थे कि वह बड़ा अफसर बनकर घर लौटेगा। क्यों? क्योंकि जो है वंशीधर को वास्तविकता का नहीं पता था, परंतु जब उसे वास्तविकता का पता चला तो गहरा दुख हुआ। एक दिन धनराम, जो रमेश का सहपाठी यानी बचपन का दोस्त था, उसने मोहन के बारे में पूछा तो वंशीधर जी झूठ बोल गए। धनराम से उसने कहा, मोहन बड़ा अफसर बनकर ही घर लौटेगा। तब धनराम ने कहा कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, सबको उनसे यही उम्मीद थी, यहाँ तक कि त्रिलोक सिंह मास्टर जी को भी उनसे यही उम्मीद थी कि एक दिन रमेश उनका और स्कूल का नाम रोशन करेगा। अब दोनों जब धनराम के ऑफर पर बैठे, ऑफर मतलब काम करने की जगह यानी कार्यशाला, मोहन और धनराम दोनों बैठे बैठे स्कूल की बातें करते करते कहीं खो गए। प्रायः ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के लोगों के यहाँ बैठते नहीं थे। अगर उनको उनसे कुछ काम होता था तो वे खड़े खड़े उनसे बात करते करते निपटा लेते थे, परंतु मोहन धनराम की कार्यशाला में जमकर बैठ गया। ऐसा नहीं है बच्चों कि मोहन को गांव के रीति रिवाज का ना पता हो, उसको पता है, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं, ज़माना बदल चुका है, इसलिए वह धनराम के पास बैठ जाता है और उसे काम करते हुए देखने लगता है। धनराम अपने काम में लगा हुआ है। वह लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल कर रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से नहीं टिक पा रही। निहाई बच्चों यानी जिस पर ऐसा एक लोहे का बड़ी सी चीज़ जिस पर जो है लोहे को रखकर जो है पीटा जाता है, उसे निहाई कहा जाता है। इस कारण लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा और उसने बड़ी कुशलतापूर्वक लोहे को एक जगह रखा तथा नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते एक गोल आकार दे दिया। मोहन को इस बात से बहुत संतुष्टि हुई। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखता रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात पर हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। मोहन इन सब बातों से उदासीन मतलब बिना ध्यान दिए लोहे के छल्ले की गोलाई की जांच करता रहा। उसकी आंखों में एक सृजन की चमक थी तथा प्रशंसा पाने के भाव से वह धनराम की ओर देखने लगा। बच्चों, वह अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर रहा था, बल्कि अपने कार्य को देखकर खुश होता है। और यहीं पर पाठ समाप्त होता है। लेखक ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला कि मोहन ने इस कार्य को आगे अपनाया या नहीं अपनाया या कोई और अलग जो है व्यवसाय उसने किया। शायद यह बताने के लिए कठोर समाज की रूढ़ियाँ हैं, जो समाज के कठोर नियम बने हैं, जातिगत भेदभाव ने हैं, उन्हें उसने आज गला दिया या वे गल रहे थे और उनमें परिवर्तन आ रहा था। जो मोहन है वह खुद इस जातिगत पारंपरिक व्यवसाय रूढ़िगत परंपराओं से अपने आप को मुक्त कर लेता है। बच्चों,
उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।